सबको नमन, वंदे मातरम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये सेमिनार है, लेकिन पहली चीज़ आवश्यक ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में है। बिना राष्ट्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। और जब तक हम नहीं समझते कि ये राष्ट्र क्या है, हम कौन हैं, और ये एक बहुत विशेष बात है क्योंकि अक्सर ये एक विचारधारा है जो एक स्टेप स्किप करके जाना चाहती है कि हम सब एक हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेष बात क्या है? श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि 3 चरण हैं जिनके द्वारा भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। एक है व्यक्ति, दूसरा है राष्ट्र और तीसरा है विश्व। यदि हम विश्व बंधुत्व की तरफ बिना राष्ट्र को समझे जाने की चेष्टा करेंगे तो हमारे पांव लड़खड़ा जाएंगे। कई बार इसकी बात होती है और ये दोनों विचारधाराएं आजकल चल रही हैं। तो लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या ज़रूरत है, हम सब मनुष्य हैं, सब एक समान हैं। बहुत सुंदर बात है। तो मेरे तो थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं कहता हूँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करो, ये सारे संसार में चर्चा कर दो कि हम सब मनुष्य एक समान हैं, हम सब भाई भाई हैं और हैं सच में कोर में। लेकिन उसके परिणाम देखना 10 वर्षों के अंदर क्या परिणाम होंगे। या तो भारतवर्ष का, और आई एम सॉरी आई डोंट लाइक टू मिन्स वर्ड्स, या तो भारतवर्ष का इस्लामिसाइजेशन हो जाएगा या चीनिफिकेशन हो जाएगा। बिकॉज हम सब भाई हैं, हम सब एक ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सच है कि हम एक हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम अनेक हैं। जो केवल एकत्व को पकड़ता है, उपनिषदों में बड़ी सुंदर लाइन है कि जो केवल एकत्व को पकड़ता है वो एक सुंदर सत्य को तो पाता है, लेकिन वो भी एक अंधकार है। जो केवल अनेकत्व को जानता है वह भी अंधकार में रहता है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, हम सब एक हैं, ये एक हमारी गहराई का सत्य है। हम सब विभिन्न हैं। तो इस संसार का जो प्रयोजन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो भी राष्ट्र या धर्म यूनिटी इन यूनिफिकेशन प्रयास करता है, यूनिफॉर्मिटी प्रयास करता है, वो पूरी संसार के लिए एक विनाश का मार्ग खोल रहा है। यूनिटी आवश्यक है, डाइवर्सिटी भी आवश्यक है। ये डिवाइन का ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष से अधिक कोई देश इसके लिए सक्षम नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल जो हम लोग आमतौर पे सुपरफिशियली कहते हैं कि हेट्रोजेनिटी, भाषाएं अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशन बड़े सिमिलर हैं, कस्टम्स अलग हैं, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, ये सब सही है। लेकिन फिर भी हमारे एक साथ ही लेयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कितनी हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि भारतवर्ष में इतना ये समस्या क्यों है, वो समस्या क्यों है, ऐसे लोग क्यों हैं, वैसे लोग क्यों हैं। तो मैं कहता हाँ, क्योंकि भारतवर्ष ने सारे संसार में पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाकी किंडरगार्टन है, सब बच्चों को एक साथ है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। पीएचडी लेवल पे क्या होता है, अब आप अलग अलग विषय हैं, अलग अलग शिक्षक हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग हो रही है। भारतवर्ष कितना अद्भुत देश है, ये एक सेकंड के लिए मैं, कि जहाँ पे एक और रावण कंस, वहीं दूसरी ओर राम कृष्ण, क्या अद्भुत रेंज है, एंड ऑल एल्स दैट लाइज इन बिटवीन। एक साइकेट्रिस्ट के नाते और प्रॉपर एफएमसी में ट्रेंड, तो जब मेरी क्लास लेनी होती थी बच्चों के साथ, एमडी के बच्चे तो साइकोलॉजी भी पढ़ानी होती है, तो लोग पूछते थे कि कौन सी किताब सर आप रिकमेंड करोगे जो हम पढ़ें बैकग्राउंड में। मैंने कहा देखो रिकमेंड तो मैं कर दूंगा, रिकमेंडेशन करना मेरा काम है, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं। क्यों सर, ऐसी क्या बात है, वील बाई इट, वील परचेज इट। तो मैंने कहा ओके, इफ़ यू वांट टू नो इंडियन साइकोलॉजी, इफ़ यू वांट टू नो साइकोलॉजी, देन रीड द महाभारत। तो क्लास में मैं पढ़ाता था उनको महाभारत। तो पूछते थे लोग कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा हमारे गुरु ने एक बहुत अच्छी परंपरा एस्टैब्लिश की थी, और वो परंपरा ये थी कि श्री अरविंद के बारे में बड़ौदा की बात है, जब वो नेल्सन पे कुछ लेक्चर्स दे रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा बट सर इट इज़ नोवेयर इन दी नोट्स। सर वो थी ना कुंजी का,
सर ये नेल्सन के नोट्स में कहीं नहीं है। शेरन कहते हैं थ्रो द नोट्स आउट ऑफ द विंडो। ये क्रिएटिव सर्ज होना चाहिए। महाभारत से अधिक कहां साइकोलॉजी, जितनी रेंज मनुष्यता की, व्यवहार, ये सारी चीजें। तो ये 3 चीजें हैं जो शिक्षा के एक बड़े प्रमुख अंग हैं, जो हमें ज्ञान के ये 3 आधार हैं, 3 प्रकार के हैं जो वास्तव में एक में जुड़ते हैं, लेकिन पहले 3। पहली चीज कि व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। बहुत सुंदर बात हम लोग सुन रहे थे, किरण जी ने बताया। पहले मैं एक और बात कह दूं, जो आपने जो कंपेयर किया शुरू में, कितनी सुंदर बात बोली। सब जगह मैं सुनता हूं साइलेंस, 1 मिनट का हम मौन रखेंगे। अब देखिए एक शब्द के बदलने से कितना बदलाव आ जाता है। मैंने सुना प्रेयरफुल साइलेंस, इट चेंज द होल नोट। क्योंकि साइलेंस तो बहुत प्रकार का होता है। साइलेंस ये हो सकता है कि हम चुप बैठे हैं, चिल्ड्रन बी साइलेंट, अंदर में तूफान उठ रहा है। प्रेयरफुल साइलेंस, मीनिंगफुल साइलेंस, साइलेंस प्रेग्नेंट विद न्यू बर्थ। इस एक शब्द पर एक सेमिनार हो सकता है, दैट्स वाज कमिंग इनटू माय हेड। प्रेयरफुल साइलेंस मतलब वो केवल नीरवता नहीं है, इसके अंदर हम कोई नए शिशु को, नई चेतना को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेयर और क्या है? प्रेयर कोई ऐसी चीज को अभिव्यक्त करना चाह रही है संसार में जो अभिव्यक्त नहीं हुई है, जो हमारे मानव परिधि के बाहर है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु हम नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं और वो अभिव्यक्त हो। तो प्रेयर इज सच ए मीनिंगफुल थिंग। सो प्रेयरफुल साइलेंस। तो पहली चीज है कि हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा जीवन में कि हमने अपनी पहचान क्या बनाई है। तो यदि हमारी पहचान वो है, बचपन में मैंने पढ़ी थी किताब में, और ये मुझे ऐसा लगा था किसी ने, 7-8 साल का बच्चा होगा, लेकिन मुझे लगा कि किसी ने छाती के ऊपर एक पत्थर मारा है। और उस दिन सोचता रहा कि क्या है, क्या पढ़ा है मैंने। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो मैं बहुत सोचता रहा कि ये सोशल एनिमल, सोशल तक ठीक है, एनिमल कैसे हूं मैं, मतलब एनिमल वाली। अब ये समझ आता है कि हाँ बहुत कुछ है एनिमल होता है मनुष्य के अंदर, लेकिन एनिमल हमारी पहचान नहीं है। पशु तो हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है। माता जी एक बड़ी सुंदर बात कहती है, मैन हैज 1 leg इन एनिमैलिटी, अनदर इन ह्यूमैनिटी, येट इज ही ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी। क्योंकि बचपन से तो हम यही पढ़ते आए, ये अचानक हम पशु हो गए। तो ये पहचान, हम कौन हैं, ये सबसे पहली जरूरी चीज है, जो आसुक भाई ने बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग उस लेवल्स ऑफ एजुकेशन की बताया। लेकिन हम कौन है, बड़ी सुंदर एक बात किसी ने कही है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। यही तो देखिए कितनी बात बदल जाती है। जब स्वामी विवेकानंद ने पहले ही वाक्य में सबका दिल जीत लिया था कि मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस राष्ट्र से आ रहा हूं, उस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो हमें यह नहीं सिखाता कि तुम गिरे हुए मनुष्य हो, जो हमें यह सिखाता है कि तुम्हारी मूल प्रकृति दिव्य है। इट चेंजेस एवरीथिंग। और पूरा फिर वो बदल जाता है। यदि मेरी मूल प्रकृति दिव्य है तो फिर मुझे क्या करना है? वहां से आता है नथिंग कैन बी टॉट। मुझे केवल चिपिंग करके उस अंदर जो देवता है उसको बाहर लाना है। वो है हमारे अंदर, वो कोई बाहर से डालने वाली चीज नहीं है। इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव। मूल प्रकृति में मैं दिव्य हूं, अब इसके ऊपर धूल आ गई है, धूल को साफ करना है। थोड़ा अच्छे से उसको हमें नाना प्रकार की जो अज्ञान की धूल कहा जाता है ढक गई है, उसको बस साफ करना है। दैट्स ऑल, नथिंग हैज टू बी टॉट, क्योंकि वो अंदर ही है सब कुछ। और जब हम ये कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो फिर क्या होगा? हम कितने भी उसको जीवन मूल्य पढ़ा दें, कितना भी माइंड उसका डेवलप्ड हो जाए, जॉब गारंटी कर दें, लेकिन वो रहेगा तो पशु। तो पशु तो हमेशा अपनी फीडिंग स्पेस उस तक सीमित है। देखिए फर्क कितना हो जाता है। आखिर क्या अंतर है सिंह में और एक भेड़ में? अब बाहर से देखा जाए तो भाई दोनों ही पशु ही हैं, भोजन करते हैं, भोजन के लिए कुछ भी करेंगे, विश्राम करेंगे, संतति पैदा करेंगे, और यही एक दिन होता है, रोटी कपड़ा मकान, बस दोनों ही इसी को खोज रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हमको कहा जाए कि भेड़ चाल चलनी है या सिंहत्व ग्रहण करना है, तो हम कहेंगे सिंहत्व। संभावना है कि यदि सिंहत्व आ गया तो दुर्गा माँ हमें अपना वाहन बना लेगी, भेड़ की तो ऊन ही बनती है। ये क्यों, कहाँ से भाव आता है?
क्योंकि हम सिंह को केवल सिंह नहीं देखते हैं। सिंह हमारे लिए एक क्वालिटी का प्रतीक है, इसीलिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ तपस्या का प्रतीक है। इसीलिए हमारी जो पुरातन सभ्यता है, जो अब नवीन रूप में आ रही है, प्रकट हो रही है, हम धरती को मां कहते हैं। इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं। हमें कौन सिखा रहा है कि टेक केयर ऑफ द अर्थ? ये हमारे अंदर में इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, धरती को पूजन करना, छूना। लोग अक्सर पूछते थे एयरफोर्स में, इस तरह की पार्टीज, ये वो, अरे आप, तो मैंने कहा मैं हूं और मेरी अपनी पहचान है, दिस इज माई इंडिविजुअलिटी। घर में अगर आपने एक चित्र रखा हुआ है, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर, इसकी बात भी मैं टच करूंगा, तो कुछ सेकुलर मित्र आए, कहा आपके घर में सब जगह मां श्री अरविंद की फोटो है। तो मैंने कहा यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? आर यू फीलिंग इनटॉलरेंट अबाउट हैविंग pictures of my master? You have picture of your girlfriend, your families. I have picture of my parents. What's the problem? So ये एक सोच होती है जब हम अपने कन्विक्शन पे खड़े होते हैं। अभी बात हुई, हसमुख भाई ने बड़ी सुंदर बात बोली स्पिरिचुअल एजुकेशन की। मैं इसको बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि सेकुलर और रिलीजियस दोनों ही आउटडेटेड हो गए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहां? वहां जिससे ये दोनों निकले और दोनों उस ओरिजिनल एजेंडा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ओरिजिनल होना चाहिए स्पिरिचुअल। मैंने ये बात बहुत जगह जगह पर, नेशनल एजुकेशन के बहुत सारे सेमिनार हुए एंड आई हैव बीन फ्लोटिंग की, पता नहीं कब ये आइडिया कहीं किसी को पकड़ जाएगा। वी आर नाइदर ए सेकुलर नॉर ए रिलीजियस कंट्री, वी आर ए स्पिरिचुअल कंट्री। इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत सिंपल है। सेकुलर एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का आधार हमें नहीं पता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी है। मनुष्य के अंदर एक भाव आता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब बहुत सुंदर बात है। आधार क्या है उसका? रिलीजन एक आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, एक मान्यता है, लेकिन स्पिरिट उसका सोर्स है। ये सेकुलर आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? हम सब कैसे एक हैं? शरीर हमारे बायोलॉजिकली एक हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारा खून एक है, वैसे बाय द वे नहीं है ये ट्रुथ। बायोलॉजिकली भी हम जीन्स अलग है। ये एकत्व हमारे कोर में है, और केवल अगर हमारे कोर में एकत्व है, देखिए सेकुलर शब्द की समस्या क्या है। तो यदि हम सब मनुष्य लोग मिलकर एक विश्व राष्ट्र बना लें, तो क्या हमें अधिकार मिल जाएगा कि पशुओं को हम नष्ट कर दें अपने शौक के लिए? क्यों? सेकुलर का पशुओं से क्या लेना देना है? उसी प्रकार से यदि हम रिलीजियस बन जाते हैं तो दिस रिलीजन वर्सेस दैट रिलीजन। लेकिन यदि स्पिरिचुअल होते हैं तो स्पिरिट क्या है? आत्मा क्या केवल मेरे अंदर है? वो कण कण के अंदर है। यही बात हो रही थी। इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं। किसी ने पूछा कि पत्थर की आप पूजा क्यों करते हो? तो हमने कहा क्यों ना करें। क्यों? आप किसकी पूजा करते हैं? तो नहीं, हमारे तो वो भगवान हैं उधर जो भी हैं अंदर हैं। मैंने कहा जब आपके अंदर भगवान है तो बेचारे पत्थर ने क्या गुनाह किया है? हम तो ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो हम पत्थर की भी पूजा करते हैं। हम पत्थर की ही पूजा नहीं करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सत्य निकलता है। क्या सत्य निकलता है? कि हम पत्थर को भी ऐसे नहीं डील करेंगे कि अनकॉन्शियस है। यदि हम पत्थर में भगवान को देखेंगे तो किसी का सिर नहीं फोड़ेंगे उससे, हम उसको तराशेंगे। होता है ना ये कोई ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अभी कब की बात है, अभी इतनी जगह गया हूँ मैं भूल रहा हूँ। हाँ, अभी चंदननगर गया था, तो गंगा घाट जहाँ श्री अरविंद आए थे वहाँ खड़ा था। बहुत सुंदर वो एक अवस्था में प्रवेश कर गया कि जब वो आए होंगे श्री अरविंद कैसा रहा होगा, यहीं पर आए गए। वहाँ मैंने अचानक एक मेरी दृष्टि गई पत्थर पे, और वो इतना सुंदर था, मिट्टी से लिपटा हुआ। तो मैंने वो पत्थर उठा लिया कि ये पत्थर लेके चलना चाहिए। वेट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसको क्या समझाओ, लेकिन इट वाज सो ब्यूटीफुल। अब हम क्यों ये कहते हैं? पत्थर के अंदर भी ऐसी संभावना है। ये हमारी शिक्षा का अंग होना चाहिए कि पत्थर भी केवल पत्थर नहीं होता है। इसका एक शब्द होना चाहिए कॉन्शियस लिविंग। वो केवल, अब उपभोक्ता भाव कहां से आता है? अनकॉन्शियस लिविंग से आता है, जिसकी बात अभी बड़ी सुंदर बात
वाइस चांसलर सर ने बताई, उपभोक्तावाद कहाँ से आ रहा है? इसी भाव से आ रहा है कि भाई ये चीज़ हमारे यूज़ के लिए है। पशु क्यों है? इनको मार डालो, हमारे भोजन के लिए है। ये चीज़ किस लिए बनी है? लेकिन जब हम देखते कि नहीं, पत्थर भी, उसके अंदर भी कोई सत्य है, तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे? एक जीवन से। और हम लोग करते हैं रियल लाइफ में। उपहार में अंतर होता है कि नहीं? चेंज हो जाता है, किसने दिया है। कोई ये कहे तो पत्थर है, लेकिन उसमें अंतर है। तो ये जो भाव है, एक समग्रता का भाव, स्पिरिचुअल हमें क्या सिखाता है कि हर चीज के अंदर स्पिरिट है, केवल मेरे अंदर नहीं है, केवल तुम्हारे अंदर नहीं है, उनके अंदर भी स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब वो भूत प्रेत नहीं, और ना वो स्पिरिट जो जो बिकती है बाजार में। इस पर एक छोटा सा जोक भी है, रियल लाइफ। वो पौंडीचेरी में कोई अपने मनी बहन हमारे गुजरात से जब पहले गई, 15 साल की बच्ची थी, तो बता रही थी, कहती कि मैंने अगले दिन जब आश्रम में गई, नोटिस पर देखा स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनको लगा अरे यहाँ स्पिरिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। बट दैट वाज फॉर क्लीनिंग द ऑब्जेक्ट, स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये, लेकिन स्पिरिट, आत्मा, हर चीज का सेल्फ है, हर चीज के अंदर भगवान है। ये एक शब्द भी अगर हम पकड़ लें, और यदि हर चीज के अंदर भगवान है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, चिल्ड्रन, थिंग्स विल चेंज। एक जगह बहुत कलह क्लेश हो रहा था, और जहां कलह क्लेश होता है वहां से संपत्ति संपदा चली जाती है। तो उन लोगों ने किसी गुरु जी को बुलाया कि आप कुछ करो हमारे लिए। अब तो लोग छोड़ के चले गए यहाँ से, तो केवल 4 लोग बचे थे। उन्होंने कहा मैं एक मंत्र दूंगा तुम्हें, लेकिन अलग अलग। तो सबको अलग बिठा के कुछ कहा, फिर धीरे धीरे सब इम्प्रूव होना शुरू हो गया, सब संपदा आ गई। जहाँ सामंजस्य होगी, हार्मनी, वहाँ वेल्थ भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो 10 साल बाद ही कहते हैं ये बात इसने मुझे क्या कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या कहा? तो बैठ के वेंदे कंपेयर्ड नोट्स, सबको एक ही बात कही थी, तुम में से एक कोई जो है वो भगवान है। अब कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा था। कौन जाने, भी बात हो रही थी मैरिड लाइफ की, और मुझे लगा कि आपने तो बहुत बड़ा मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट को चैलेंज की, आपकी मैरिड लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। बट इट इज ट्रू, यदि हम देखें अपनी वाइफ के अंदर, एंड वेल वाइस वर्सा ऑल्सो, कि भगवान है, तो जब क्रोधित होगी तो हम क्या कहेंगे? जय माँ दुर्गा। और अति क्रोधित हुई तो जय काली माता। दोनों ही एस्पेक्ट्स में माता तो है, कुछ सिखा रही है हमको, और वो भी इस तरह से हम लोगों को, कभी कृष्ण जी, कभी राम जी, कभी भोलेनाथ। सी इट इज सो ब्यूटीफुल। ये जो वैरायटी है भारतवर्ष में, गॉड्स की भी वैरायटी है। मुझे तो बड़ा मजा आता है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। एक ऐसे भगवान है जो उस एक्सट्रीम पर हैं कि वो मतलब बिना मर्सिडीज कुछ बैल को लेकर के चले आते हैं, और यज्ञ में दक्ष प्रजापति कहते हैं इनको कहाँ से ले आए, एंट्री पॉइंट नहीं है। वो कहते मैं तो बिना मेरी एंट्री के कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। फक्कड़ बिल्कुल मस्त। और दूसरी एक्सट्रीम पर द्वारकाधीश, ऐसी द्वारका रत्न जड़ित, और चढ़ते हैं तो कहाँ से अश्व आते हैं, कहाँ से रथ आता है, चक्रधर। मतलब क्या वैरायटी है। डिवाइन के ही 2 एस्पेक्ट्स, एक विष पी रहे हैं, एक माधुर्य लुटा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और ये आवश्यक है कि ये सब हम पहचाने, और ये सब हमारे अंदर हैं। जब हम शिवत्व को पुकारते हैं तो हमारे अंदर विष पीने का साहस और शक्ति मिलती है। मुझे याद है जब मैंने बचपन में शिव जी की कहानी पढ़ी थी, उसके बाद जीवन है, सबके अंदर जीवन में आती हैं, अच्छी बुरी बातें आती हैं, कठिन अवसर आते हैं, तो मैं स्मरण करता था, अरे शिव जी ने भी तो विष पिया था, तो क्या बड़ी बात है, उन्होंने तो कालकूट पिया था, हम लोग छोटा मोटा विष नहीं पी सकते। और जब कभी युद्ध की बात आती है तो ये आता है कि कभी कभी महाभारत के रण से गुजरना होता है, लेकिन कृष्ण को चुनना। देखिए कितने लेसन्स मिल जाते इमीडिएटली। दुनिया के सारे वेपन्स ये सब कुछ हैं, लेकिन यदि कृष्ण नहीं है तो हारोगे। दैट्स वाई अमेरिका एंड इंडिया मस्ट कम टुगेदर। वहां ये सब है, वेपन्स हैं, कृष्ण नहीं है।
कृष्ण तो यहाँ है, आप चाहो नहीं चाहो, कृष्ण तो यहाँ है, ले ही जाएंगे गाड़ी, कितने भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य खड़े हो जाए। अब ये कहाँ से ये लेसन्स, ये हमारे ही अंदर ये सारा ज्ञान छिपा हुआ है। रीड द महाभारत एज ए जॉय, और ये सब अपने आप प्रकट होगा, इसको कोई बताने की किसी की जरूरत नहीं है। बचपन से हम लोग ही बड़ी सुंदर बात बताई किरण जी ने कि हम बच्चों को कृष्ण, बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से हम लोग बड़ा करते थे, बड़े हुए थे, नटखट होते थे, नटखट नागर। ये जो एक पहचान है जो इनबिल्ट है, शिक्षा केवल स्कूल में नहीं दी जाती है, हर जगह है, और हर जगह हम कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। लव टू लर्न। तो अपनी पहचान के साथ दूसरी चीज क्या हमको जाननी है, ये विश्व क्या है। स्वयं को जानना काफी नहीं, विश्व क्या है, वहां पर हम लोग अलग अलग विषय देखते हैं। ये अलग अलग विषय को खंड करके पढ़ाने का एक पुराना मॉडल है। अक्सर मैं इसको कहता हूं हिरण्यकश्यप का मॉडल है। फिजिक्स इज फिजिक्स, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज बायोलॉजी, साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी, लेकिन इनका कुछ तो कोई कॉमन ग्राउंड होगा, इंटरफेस होगा। और वो तब होता है जब किसी भी विषय के डेप्थ में हम जाते हैं, और डेप्थ में जाने का मतलब है जहां किताब रुक जाती है वहां ज्ञान प्रारंभ होता है। जहां डिग्री हमको संतुष्ट नहीं कर पाती वहां प्रारंभ होती है सच्ची शिक्षा। यही कई लोग जो हम लोग श्री अरविंद की तरफ आए इसी कारण, क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ा था, जाना था, इनएडिक्वेट लगता था। मैंने तो सारे पॉसिबल लिटरेचर, फिलॉसफी के, वेस्टर्न के, इंडियन के, वेद, उपनिषद, इधर उधर सब पढ़ करके मैंने कहा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ है जो बचा हुआ है। और तब आपके अंदर प्रश्न करना, टू लव टू लर्न स्टार्ट्स विथ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग, क्वेस्ट, डजंट मैटर। प्रश्न की ये भारतवर्ष की एक बहुत सुंदर अद्भुत बात है, परंपरा है हमारी। हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रश्न इस भाव से कि हमको इनके उत्तर मिले और ज्ञान आए। प्रश्न करने का एक भाव होता है काटने के लिए, वो टीवी डिबेट होते हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज, वहाँ ज्ञान नहीं आ सकता, वहाँ तो दिखावा चल रहा है। कभी कभी होता है ऐसा कि लोग प्रश्न करते हैं लेकिन उसके पीछे पूरा हमने ये, वो पता है कि वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमको इतना पता है। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, आप मुबारक है, इसमें बताने की क्या बात है, सबको अपना अपना ज्ञान मुबारक है। लेकिन प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। केवल हम इंडियन थॉट्स को तो क्वेश्चन करते हैं, कभी हमने वेस्टर्न पैराडाइम्स को क्वेश्चन किया है? अक्सर मैं ये पूछता हूँ, ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे कि भाई ये, इवन मेरे सब्जेक्ट साइकेट्री में लोग कहते हैं कि वो न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर गड़बड़ हो जाती है, छेड़छाड़, तो छेड़छाड़ हो जाती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है तो हम दवाई दे देते हैं, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, और क्वेश्चन करता था अपने शिक्षकों से भी कि सर ये न्यूरॉन की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये केमिकल इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं? तो एक पॉइंट आता है जहां हम कहते हैं वी डोंट नो। अब वहां से शुरू होती है व्हाट इज कॉल्ड एज सर्च। सर्च और रिसर्च में यही अंतर है। रिसर्च जानी जनाई चीजों पर बार बार फेट नहीं करना। सर्च, सीकर्स, वी हैव टू बिकम सीकर्स। और सीकर्स ही बहुत बड़ी चीज है। मन, जो बात हो रही थी, माइंड इज द लीडर, मन प्राण शरीर नेता, किसी भी सीमा में उसको नहीं संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टि, आश्चर्य होगा इस बात को शायद सुन के, संतुष्टि एक रोग है जब वो मनुष्यों में होता है। जब पशुओं में होता है तो अच्छा लगता है, चुपचाप बैठी गाय चल रही है, कितना सुंदर दृश्य है। मनुष्य जब कंफर्ट जोन में चला जाता है, अरे चल रही है शिक्षा नीति, अभी हाल में शिक्षा नीति पर चल रहा था एक कार्यक्रम, तो उसमें किसी ने कहा पुरानी शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी थी, उसको बदलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा हाँ वैसे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मतलब मिनिस्टर थे कोई। मैंने कहा पता है क्या, हमारे माता पिता लालटेन में पढ़ते थे, बदलाव की तो जरूरत ही नहीं है, वही अच्छा था। तो कहते नहीं हम ये नहीं कह रहे। मैंने कहा आप यही कह रहे हैं। बदलाव में समस्या क्या है? जब तक बदलाव में दिशा है और कोई चीज अपग्रेड हो रही है तो समस्या क्या है? कहीं से भी आए, किसी के भी मुख से आए। तो ये बदलाव इज नॉट नेसेसरली बैड, इट इज एज लॉन्ग एज इट नॉट जस्ट ए फैशन। अब
जैसा मैंने कहा एक शब्द प्रेयरफुल, उसी तरह राष्ट्रीय और भी अच्छा शब्द भारतीय, व्हाई नॉट, ये जुड़ जाए तो ये बहुत सुंदर हो जाए। तो ये दूसरा है कि ये संसार क्या है। जब इसके हम गहराई में जाते प्रश्न करते हैं, बचपन में हम लोग मार्क्स देते थे कि ये पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल की वजह से हरे क्यों होते हैं, में से कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए क्यों होता है, इसलिए क्यों होता है। और अक्सर हम लोग कहते हैं चुप बैठो। उसी बच्चे में होप है जो इस तरह से प्रश्न कर रहा है। तो ये बात होती है एटम्स की वजह से। एक केवल उदाहरण दे रहा हूं एटम्स की वजह से। अच्छा, एटम्स कैसे बने हैं? कुछ समय पहले ये बात हो, एक मटेरियल साइंटिस्ट वैज्ञानिक से कहते कि लेकिन एक जो साइंटिस्ट है वो तो नहीं मान सकता कि भगवान है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैटर को मानता है। हाँ, तो फिर मैंने कहा मैटर को जानता है। अब समस्या हो गई। मैटर को मानता है तो रिलीजन है, मैटर को जानता है तो ज्ञान है। और अगर मैटर की गहराई में जाएगा तो वो जानेगा कि मैटर के अंदर भी ये जो इनडिटर्मिनेट केओस है क्वांटम वर्ल्ड का, उसको ऑर्डर की तरफ ले जाने वाली कोई शक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं पंचभूत और महाभूत, और फिजिक्स में इनको 5 फोर्सेस बताया गया है। एवरी एटम दे आर वर्किंग, एट एवरी लेवल दे आर वर्किंग। कितना व्यापक विजन है। तो हर चीज के माध्यम से इतना विशाल है। हमारे भारतवर्ष के अंदर ये ज्ञान की कितनी धाराएं हैं। मानव प्रकृति को, पशु प्रकृति को, जीवन में हर चीज को त्रिविध प्रकृति में समझ लेना, इट इज सो अमेजिंग। और इतनी हेल्पफुल है ये। कौन सी त्रिविध प्रकृति है? सत्व रजस तमः। अद्भुत है ये ज्ञान। इट साउंड जस्ट। अब घर में फ्रिज है और तो होती चलो फ्रिज से निकाल शॉर्टकट। अब ध्यान आता है कि है तमोगुण वाली प्रकृति, इनर्शिया आएगा। देखिए एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे अनेकों अनेक उदाहरण, किताबें लिखी जा सकती हैं। एक उदाहरण, तमोगुणी प्रकृति से क्या होगा? तमोगुण का विकास होगा। तमोगुण का विकास होगा तो क्या होगा? तमोगुण क्योंकि बिल्कुल वो स्टैटिक हो जाता है, जैसे कीचड़ होती है ना, स्टैटिक होती है, तो उसके अंदर धीरे 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 डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। लोगों को ये लगता है कि हम बड़े आराम की जिंदगी है, बस बैठे हुए। इट मीन्स यू आर ओपनिंग डोर टू डिजीजेस। क्यों? क्योंकि आप तमोगुण में चले गए हो तो डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा। ऐसी फोर्सेस, शक्तियां हैं संसार में जो डिसइंटीग्रेट करेंगी, प्रारंभ हो जाएगा। माइंड को भी तमोगुण में ले जाइए, नहीं है भाई हमारे जमाने में, तो वो डिसइंटीग्रेट, उसमें एक न्यू नॉलेज नहीं आएगी। हृदय को तमोगुण में ले जाइए, बस एक सीमित, तो हृदय के अंदर भी सेम चीज होगी। तो गुणों को केवल जानना कितना सुंदर है। तो ये संसार क्या है, इसको अगर संक्षिप्त में कोई जानना चाहे तो आई रिकमेंड वन सिंगल वन स्टॉप शॉपर, श्रीमद् भगवद गीता। एंड दिस आई रियली फील द भगवद गीता शुड बी नॉट जस्ट, श्री अरविंद ने तो कहा इट इज ए नेशनल स्क्रिप्चर। आई डू बिलीव, एंड बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि इट इज द मोस्ट सेकुलर स्क्रिप्चर। जिसकी लोग डरते हैं, वो ये नहीं कह रही ये भगवान वो भगवान। उस समय श्री कृष्ण इज द डिवाइन, वो किसी भी रूप में आप मान लीजिए। एंड इट इज ए बुक विच शुड बी देयर एट सम लेवल, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू इट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म परिवर्तन करे, जिसको जो धर्म मानना है भाई अपना अपना धर्म माने। लेकिन ज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो वो है जो हमको अपग्रेड करता है, इंप्रूव करता है। इट हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस। सिंपल एक साइकोलॉजिकल वाक्य बता रहा हूँ जो गीता से बहुत मेरे जीवन में बहुत उपयोगी हुआ है। क्रोधात भवति सम्मोह, पूरा बताते डीजनरेशन कैसे होता है मनुष्य का। क्रोध से सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह। फिर धीरे धीरे हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और फिर विनाश की ओर ले जाते हैं। चॉइसेस में द भगवद गीता हैज हेल्प्ड सो मच इन मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि हमेशा ये चॉइसेस आती है जीवन में।
कैसे चूज करोगे कोई भी चीज को? तो भगवत गीता क्या बताती है? एक चॉइस होती है जो हमें इवोल्यूशन की तरफ ले जाती है, धर्म, प्रगटन ऑफ द डिवाइन इन टोटलिटी इन इंडिविजुअल. धर्म इज दैट. धर्म इज नथिंग टू विद ऑल दिस रीति रिवाज, दे आर डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट नॉट टू टच. धर्म क्या है? जो अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन. सारी सृष्टि में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रही है. और अधर्म क्या है? जो एक समय वो धर्म था, लेकिन वही चीज क्यों वो अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन में अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है. बड़ी, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा गया है, बड़ी सूक्ष्म चीज है. माता पिता को मानना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक वो ब्राइट बर्निंग का आदेश नहीं देते, जब तक वो हमारी ग्रोथ में बाधक नहीं हो जाते. सो ये देखिए दोनों चीजें. नचिकेता ओरिजिनल रिबेल, नचिकेता इज एन ओरिजिनल रिबेल, लेकिन धर्म सम्मत है. तो ये धर्म को समझना, जानना, ये संसार क्या है. धर्म, अगर हम धर्म को समझ लेंगे तो ये संसार को समझने में बहुत इजी हो जाएगा. चॉइसेस विल बिकम सो इजी. वो एक अलग विषय है. तो लेकिन दूसरी चीज है संसार, स्वयं को जानना, संसार को जानना. और तीसरा, मेरे और संसार के संबंध को जानना. समाज के साथ मेरा क्या संबंध हो, संसार में नाना जीव जंतुओं के साथ क्या संबंध हो, मिट्टी पत्थर के साथ मेरा क्या संबंध हो, वो संबंध भी शिक्षा का अंग है. इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा क्लासरूम में नहीं दी जाती है. वो तो एक बहुत, क्लासरूम इज टू सेंसिटाइज, वो जीवन में आती है. एक, मैं मानता हूं इसको कि शिक्षा की प्रोसेस में एक चीज जुड़नी चाहिए, कहीं कहीं पर जुड़ी है, हर जगह. यहाँ तो एक बहुत सराहनीय प्रयास हो रहा है और मैं ये जरूर अपने इम्प्रेशंस देना चाहूँगा अंत में. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा के प्रोसेस में, इट डजंट मैटर वो पॉलिसी में है कि नहीं, एज आई सेड दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, बट इंडिविजुअल्स कैन ऑलवेज डू थिंग्स विच आर ब्यूटिफुल. कि बच्चों के जीवन में नाना प्रकार की चीज़ें होती है जो लर्निंग का एक अभिन्न अंग है, और उनसे ये डिस्कशन नहीं होता क्योंकि कोई सिलेबस में ये सब्जेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिलेशनशिप इज नॉट ए सब्जेक्ट, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट. Money, it's not a subject, but handling money is important. Even I'm saying very practical thing. Handling money is not about accounting. But धन की शक्ति क्या होती है, कैसे आती है, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए. सक्सेस, अभी बात हो रही थी सक्सेस. हाउ डू आई डिफाइन सक्सेस? मेरे पास एक बड़ी अलग डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन, खैर ये स्टोरी से हम सब परिचित होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर दूं. छोटी सी स्टोरी है, बचपन में पढ़ी थी हम सब ने, कि खरगोश और टॉर्टोइस की रेस में जीता कौन? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. होता नहीं है वैसे, ये इमीडिएट रेस में तो नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में. यस, आई एग्री. तो ये तो रेस ही गलत है. टॉर्टोइस को कहना चाहिए था खरगोश को कि आओ जरा जल में भी हम लोग, हमारी रेस के दो हिस्से होंगे, पहले हम जमीन पर दौड़ेंगे फिर जल में दौड़ेंगे. सक्सेस इज टू ब्रिंग आउट व्हाट इज बेस्ट इनसाइड अस. मेरे अंदर जो सर्वोत्तम संभावना है. एक बड़ी सुंदर एफोरिज्म है श्री अरविंद की, अभी बात सोल की हो रही थी. सोल्स दैट डू नॉट एस्पायर आर God's failures. श्री अरविंद सीधा, souls that do not aspire are God's failures, yet nature multiplies them. आपका बहुत सुंदर ये सामने लिखा हुआ रखा है, let us keep flaming in our heart the fire of progress, higher, always higher. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, कि हम हर चीज के साथ किस तरह से संबंध जोड़ते हैं. और इस संबंध जोड़ने का, स्वयं को जानने का, संसार को जानने का, परस्पर संबंध को जानने का एक चौथा सूत्र है, जो रियल सूत्र है, जिसको जाने बिना हम ये तीनों नहीं जान सकते. एंड दैट इज द डिवाइन. वो जो हमारे अंदर भी है, संसार के अंदर है, समाज के अंदर है,
स्वयं को प्रकट कर रहा है। अब वो एजुकेशन पे कैसे आएगा? मैं समझता हूँ कि एक कल्चर है जो डेवलप होता है। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो ये कल्चर था हमारा कि हम उठ के पहली चीज जो थी चरण छूते थे, किसका? पृथ्वी माता का। सूर्य को हम लोग प्रणाम करते थे। एक ये टेम्पल तो बने हुए हैं ऑलरेडी, आपको कुछ करना नहीं है। एक कल्चर होता है कि गाय को रोटी देते थे। नाग पंचमी पे सांप की भी पूजा करते थे, लेकिन दूर से। ये नॉलेज इनबिल्ट थी भाई, देखो सांप को ज्यादा करीब तभी लाना अगर तुम शिव हो, और प्री मैच्योरली ये मत समझना कि तुम उठा के उसको गले में डाल लोगे। पर गाय माता को गले लगा लेते हैं। अब तो काउ हगिंग हैज बिकम अ $200 बिजनेस। तो ये एक तरीका इसका ये होता है सोलफुल लिविंग। हर चीज के साथ एक सेंस ऑफ सीक्रेट, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक मिसिंग है। समथिंग विच वी हैव लॉस्ट इज द सेंस ऑफ द सीक्रेट। कई बार मैं देखता हूं अच्छी अच्छी जगहों पर, और क्या बताऊं घर की बात। अब जैसे श्री अरविंद केंद्र हैं, वहाँ भी मैंने देखा कि अब होता है ना, वो टेबल के ऊपर ग्लास के नीचे चित्र रख दिया माता जी का, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक मैसेज कार्ड रख दिया। पहले तो आड़ा तिरछा रखा हुआ है, उसके बाद चाय पी। अब ये क्यों है? ये अचेतनता है, और इसको मैं सिंपल ढंग से डिस्क्राइब करता हूँ, सेंस ऑफ सीक्रेट। ये हायरार्की से संबंधित है, जिसको आजकल हम लोग भूल गए हैं। आपके कबर्ड के अंदर 4 खन बने हुए हैं, आप जूते कहाँ रखोगे और किताबें कहाँ रखोगे? रिवर्स करके देख लो। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए सेंस ऑफ सीक्रेट, रिदम्स, रित चित। एक बार यूएस की बात है, आपके वहाँ नहीं, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट होता है। एक जगह में गया और मेरे साथ एक अमेरिकन मित्र थे। अब ये उनका दोष नहीं है, इट इज़ द वे दे। अब उन्होंने सूटकेस खोला, निकाले अपने जूते और अपने खाट पे रख दिए। अब मैं देख रहा हूँ कि भैया ये सब ठीक है, लेकिन समानता का ये अर्थ नहीं होता है। पर अब क्या कहूँ, वो दे इट्स नेचुरल, ऑल इज सेम। सेंस ऑफ सीक्रेट क्या होता है, इसको हम भूल गए। ये ब्रेथ ऑफ डिविनिटी है, उसको हम कहीं भी पा सकते हैं। वो केवल मंदिर में नहीं होता है। एक बच्चा अचानक कोई बात कहता है और कितना अद्भुत लगता है, अचानक कह गया। एक 5 साल का बच्चा, घर में डिस्कशन चल रहा था 2 महिलाओं के बीच, एक उसकी माँ थी, एक उसकी नानी, साड़ी के ऊपर। ये वाली साड़ी, वो वाली। बच्चा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वो कुछ खेल रहा था, तो उसने बड़े सटीक ढंग से एक सिमली दी। उस बच्चे ने सागर मंथन की कहानी बहुत बार सुनी हुई थी, सुनाने वाला मैं ही था। अचानक मुड़ के कहता है, आप लोगों को अमृत चाहिए या मोहिनी चाहिए? उन्होंने कहा ये बच्चे ने सही समझा है। बच्चे के मुख से सेंस ऑफ सीक्रेट, अचानक उसका प्रभाव होता है। सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या बात कही जा रही है। एंड दिस डेवलप्स ए हाईली क्रिएटिव थिंकिंग। वी डोंट रियलाइज, चीजों से हट के ये क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। वो अनलीश हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम फिक्स्ड पैटर्न्स में बंधे हैं। ये भी पूछते हैं लोग, सर आपकी बात सुन के समझ नहीं आ रहा है, आप लेफ्ट आइडियोलॉजी के हो कि राइट के हो या सेंटर के हो? तो मैं कहता हूं मैं इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपवर्ड मूवमेंट में विश्वास करता हूं। डोंट फिक्स मी इन लेफ्ट और राइट, वट एवर हेल्प्स मी टू मूव अप, दैट आई टेक एंड ग्रो विद दैट। बहुत सी चीजें हर जगह जो सुंदर हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट, सेंस ऑफ सीक्रेट हर किसी के अंदर। ये दिव्यता, मृत की हम प्रणाम क्यों करते हैं? इसीलिए नहीं, वो तो डेड बॉडी है, पर ये डेड बॉडी इट हैज सर्व्ड एज ए व्हीकल, वाहन किसी के यात्रा में। अब वो जा रहा है, हम फाइनल बाय बाय कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो इनबिल्ट होती हैं, लेकिन सबसे पावरफुल मेथड जो होता है इस अवेकनिंग का, जो मैंने बताया चौथा सूत्र, द मिसिंग 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, द स्पिरिचुअल या डिवाइन, इज बाय कॉन्टैक्ट विद दोज
जिनके अंदर ये ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्ञान, ये कहीं ना कहीं जाग गया है। और भारतवर्ष एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पर ये है, अभी भी ऐसे लोग हैं, सदैव रहे। और या फिर अगर वो ना मिले तो ऐसी पुस्तकें हैं और ऐसे स्थान हैं जिनको हम लोग तीर्थ स्थान कहते थे, जहाँ पर किसी न किसी रूप में वो वाइब्रेशन, स्पंदन रहता है। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि पीपल शुड विजिट। अब मैं तो पौंडीचेरी की बात करता हूँ, कहीं कहीं पर भी ऐसी जगह जिसको जो पता है, ये होना चाहिए एक एक्सपोजर। वो अफेक्ट करती है, वो कोई चीज़ है जो हमारे अंदर जागृत करती है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा ड्वेल करेंगे तो हमारे अंदर कोई पर्दा खुलेगा। तो वो सारा चीज जो कट ऑफ हो गई है सेकुलर वर्ड के कारण, इसलिए हम उसको नहीं ला पा रहे हैं। इट मस्ट गो। ये एक मीनिंगलेस रेजिस्टेंस है। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। कोई किसी को नहीं कहता है कि माता जी की तो ये विशेषता है, अब वो बता रही है कि कैसे सोना है, कैसे भोजन करना चाहिए। इट्स कॉन्शियस लिविंग। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड कि देयर शुड बी प्रोग्राम कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग। सचेतन रूप से जीना। डजंट मैटर किसी भी धर्म में कोई सुंदर बात है जो कॉन्शियस हमको बनाती है, इस चीज को इस तरह से किया जाए तो इट इज वेरी नाइस। सेंस ऑफ सीक्रेट जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, सेंस ऑफ सीक्रेट से ही हमारे अंदर आचार संहिता आती है। कई चीजें हैं, हम ऐसे नहीं कहते हाय, 4 दिन हाय रही, उसके बाद कहते बाय, ओके काम खत्म हो गया तुम्हारा। या अगर झेलने लगते हैं तो फिर हाय हाय होती है। हाय और बाय के बीच वाली अवस्था समझ नहीं आता है, इसको बाय कहें या हाय कहें। लेकिन जब हम नमस्ते करते हैं, छोटी सी चीज है ना कि क्या फर्क होता है इसमें। कहा अभी मैं स्पेन गया था तो किसी ने कहा हमारे यहाँ ना हम सब एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं और किस करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी बात है, हम तो सबको नमस्ते करते हैं, हम भी करते हैं एम्ब्रेस और किस, लेकिन पब्लिकली नहीं करते हैं। हमारे और उसको करते हैं एम्ब्रेस और किस जो हमारा इतना अंतरंग और आत्मीय है। हम इसको लुटाते नहीं है ऐसे ही कि भाई हर किसी को चल रहा है। क्यों? कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम इस प्रकार से करते हैं, इसमें मॉरल इशू नहीं है। इशू ये है कि उसकी जो गरिमा है, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। आप हर किसी को अगर मैसेजिंग में हार्ट भेज रहे हैं, अब उसमें भी लोगों को समझ नहीं आता है कि अब एक हार्ट भेजें तो अब ग्रेडेशन हो रहे हैं, 2 हार्ट, फिर 10 हार्ट, फिर होते पर्पल हार्ट। ये सब मैंने डिकोड, मैंने सीखा किसी से, ये होते क्या है। तो पर्पल हार्ट, ब्लू हार्ट, हरे हार्ट। तो मैंने देखो अब एक पॉइंट के आगे ना ये सब मीनिंगलेस हो गया है। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो ना, इसके पीछे कोई हार्ट वाट नहीं है। जो इम्पल्स आई खटाक, उस पे आपका हाथ चला गया। हाँ, that's what. Whereas when you do that with a deep sense of what you are doing, that is called conscious living. यही मेरा मतलब था। कोई भी चीज अनकॉन्शियसली करना, इम्पल्सिवली करना, 3 लेयर पे, अब हमारी मनुष्यता के विकास की बात हो रही है, 3 लेयर पे हम एग्जिस्ट करते हैं। एक जो हम आम तौर पे एनिमल ह्यूमैनिटी, वो क्या है, बस फीडिंग स्पेस ढूंढती है, केवल अपने किथ और किन को ढूंढती है। पैक ऑफ वुल्व्स, भाई हम सिंह को हरा देंगे, तो पैक ऑफ वुल्व्स क्या, एक भेड़िए की एक झुंड जो सिंह को हरा दे, एक्चुअली हराते हैं। इज दैट ग्रेटर और इज ए लायन? लायन इज ए लायन, ऑल सेड एंड डन। तो देखिए सक्सेस का पूरा अंतर बदल गया। ये आवश्यक नहीं है कि हमने पैक ऑफ वुल्व्स की तरह किसी को झुंड बन करके गिरा दिया। अभिमन्यु अभिमन्यु है, यार्ड बेंचमार्क है वो। आज तक कभी कोई बात करता है, मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं मैं, एयरफोर्स में था, जब भी कोई बात करता है शौर्य, तो अर्जुन की भी बात नहीं होती है, अभिमन्यु की बात होती है। उसने ऐसा बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है कि लोग उसको सरपास नहीं कर पाते हैं। दैट इज द बेंचमार्क। सो दैट इज हमारे अंदर एक है जो पशु ह्यूमैनिटी है, ठीक है वो है, लेकिन हमारे अंदर ये भी है कि पशु ह्यूमैनिटी जब सिर पे चढ़ के नाचती है तो मनुष्य असुर राक्षस की तरफ जाता है। जब पशु ह्यूमैनिटी वाहन बन जाता है तो वो देवत्व प्रकट होता है। जितने देवता हैं
दे आर ऑल राइडिंग ऑन दी एनिमल. एनिमल ये नहीं कि उसको थ्रो अवे करना है, उसको सही स्थान पर रखना है. इसलिए कई बार लोग कहते हैं जॉब सेंट्रिक वर्सेस, आप तो ये बात बता रहे हो कि जॉब सेंट्रिक एजुकेशन की जगह सेंटर को शिफ्ट करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रिक, या जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों मर्ज हुए इस बार मिनिस्ट्री में. इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इसके पीछे एक बड़ी इंट्यूटिव सेंस गई है. तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जॉब विल कम. जब हम डेवलप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसकी, ये नहीं कि जॉब शुड नॉट बी देयर, इट विल डेवलप. एक पशु ह्यूमैनिटी की लिमिटेशंस है. क्यों लिमिटेशन है? और इसका मैं लॉजिकली बता रहा हूँ. लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी मॉरल एस्पेक्ट इन इट. लॉजिक ये है कि पशु ह्यूमैनिटी इम्पल्स में जाता है. पशु ह्यूमैनिटी कैसे जाती है? वो अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेट्स गो देयर. तो वो जॉब में भी इस तरह से जाता है, रिलेशनशिप में भी इस तरह से जाता है, हर चीज में इस तरह से जाता है. वो तत्कालिक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है. और इसके परे क्या होती है एक दूसरी, जिसको हम प्रॉपर ह्यूमैनिटी कह सकते हैं. वो कैसे बनती है? रैशनल ह्यूमैनिटी, रीजनेबल ह्यूमैनिटी. जब हम अपने पशु को, वाइटल को, प्राण की जो बात हो रही थी, उसको मास्टर करते, इम्पल्स में नहीं बह जाते हैं. हम एक क्षण को रुकते हैं, देखते हैं बुद्धि के द्वारा इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, निकट परिणाम क्या होंगे. प्लेजर गिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. पर बहुत सारी चीजें जिनको अगर हम उसको रुकें और देखें कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, हम स्वयं ही बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे. रैशनल रीजनेबल ह्यूमैनिटी. और इसके परे एक होती है आइडियलाइज्ड ह्यूमैनिटी, रीजन के परे, जो एक उच्च आदर्शों के लिए जीती है. श्री अरविंद इसको कहते थे आर्य. आर्य शब्द से उनका कोई, आर्यन द्रविडियन इज ए होक्स. अब समय आ गया है, सब लोग इसकी बात कर रहे हैं कि इट्स ए होक्स. आर्य कौन था? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, एवरेज ह्यूमन बीइंग, इवन रैशनल ह्यूमन बीइंग से जो उत्कृष्ट था. अभिमन्यु इज एन आर्य, शौर्य है उसके अंदर. इवन अर्जुन इज एन आर्य, जो युद्ध उस पे, जो धर्म का युद्ध है उससे वो भाग नहीं रहा है, उसके अंदर एक ऐसी सबलाइम डिवाइन. युधिष्ठिर इज एन आर्य, सच बोलूंगा जो भी परिणाम हो. तो ये जो आर्य, जो धर्म के साथ चलती है, अब उत्कृष्ट ह्यूमैनिटी, श्री अरविंद इससे एक कदम और आगे ले जाते हैं. उत्कृष्ट ह्यूमैनिटी इज देव मानव. तो पशु मानव, फिर मानव मानव अगर हम कहें, ट्रू ह्यूमैनिटी, फिर उसके ऊपर देव मानव, और देव मानव के ऊपर दिव्य मानव. वो विजन है अल्टीमेट कि हम सब, और ये लॉजिकल भी है, इवोल्यूशन इज नॉट फिनिश्ड, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग. ये तो लॉजिक बताती है हमको, और इसके आगे कुछ और आना है. और मुझे लगता है कि औरो यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं इसके प्रति डेफिनेटली एक्सपोज्ड होंगे. और इसी पर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने कहा लास्ट के लिए रिजर्व करके रखा था. लास्ट इन द सेंस, ये तो ऐसा विषय है जिस पे, और अब किरण जी ने तो एकदम डिक्लेयर ही कर दिया कि शिक्षक को अगर बोलने को कहा जाए तो घंटों बोल लेगा. तो ऐसा भी नहीं करना चाहता हूँ. तो कल मैं देख रहा था इंटीग्रल लाइफ सेंटर, श्री अरविंद इंटीग्रल लाइफ सेंटर, और भी ये सब देखा. आप हसमुख भाई ने इतनी सुंदर, उनके अंदर जो प्रेरणा हुई है, तो मेरे अंदर 2-4 विचार जो स्पॉन्टेनियस उठे. और मैं समझता हूँ कि वो विचार वास्तव में ना केवल आत्मा की गहराइयों से उठे, वो एक कहीं ना कहीं एक दिव्यता की सुगंध लिए आए थे. तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ. बहुत बाद में, आज नहीं, आज तो ये सब हम लोग सेमिनार, ये चर्चा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि औरो यूनिवर्सिटी के अंदर वह संभावना है जो पुरातन काल में तक्षशिला और नालंदा की थी. और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है हम सब रहें या ना रहें. मैं तो ये 20 साल 30 साल के सिस्टम में विश्वास ही नहीं करता हूँ. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अहेड कौन होगा, या हम ही लोग शरीर बदल के कौन जाने. लेकिन ये निश्चित है, क्योंकि इसके मूल में जो गया है, यूनिवर्सिटीज बनी है, नाम से बनी है. फला फला ऋषि का नाम रख देना हम लोगों की एक थोड़ी आदत भी बन गई है. लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसके कोर में एक स्पिरिचुअल विजन है,
और वो भी कौन सा स्पिरिचुअल विजन, स्टैटिक नहीं, आई लव दैट आइडिया, डायनामिक विजन है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील विजन है। बच्चों के अंदर मिनिमम ये होना चाहिए प्रगति की चाह, एंड द लव टू लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लर्निंग क्लासरूम इज आउटडेटेड। उनके अंदर ये भाव है कि जहां भी है, जिस भी चीज से आदमी कुछ कुछ सीखता है, हर समय सीखता है। मैंने तो कहाँ सीखा है, बैगेज देर से आ रहा है तो खड़े खड़े वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ पहले दिया था ना मैंने, तो लास्ट में आएगा। तो उससे मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी शक्ति भगवान की पहले जाती है सृष्टि में, लास्ट में आती है, वो है दिव्य प्रेम। इट इज द फर्स्ट पावर दैट प्लंज इनटू क्रिएशन। शीर्ष में वो प्रकट होगा। इसलिए जिसके हृदय में सच्ची भक्ति जाग गई है, ये क्रॉस्ड मेनी लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये आप बैगेज खड़े खड़े सीख सकते हो। वहाँ कोई टीचर नहीं था, लेकिन जगत गुरु तो सदैव साथ में रहते हैं, तो वन शुड बिगिन टू लव टू लर्न। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल इसका कारण, एक मैंने बताया विजन, दूसरा जितना मैं तो अब आई थिंक 20-22 साल से असू भाई को देख रहा हूँ जिस तरह से काम कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल कोई, आई डोंट बिलीव इन ऑफ कोर्स फ्लैटरी का कोई कारण नहीं है, एंड प्रेजिंग पीपल फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग, दिस नॉट माई नेचर। पूरे एयरफोर्स में नहीं करी तो, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, कल ये बड़े स्ट्रांगली भाव आया कि श्री माँ का ये एक विभूति की तरह आप काम कर रहे हैं। एंड आई प्रे टू द डिवाइन मदर टू गिव यू गुड हेल्थ, longevity and this inspiration and a team which continues to labor on this wonderful path. वरना कौन करता है? Why should he even bother? He is happy. बड़ा अच्छा मकान है अमेरिका में, अमेरिका में जाके तो लोग सेटल्ड होते हैं। हसमुख भाई तो अनसेटल्ड होने में विश्वास रखते हैं। हर 5 साल में एक सुंदर नया प्रोजेक्ट। ये अनसेटल्ड होना इज वंडरफुल। एक दूसरी बीमारी है सेटल्ड हो जाना। 25 साल में जी हमारी बेटी तो सेटल हो गई, शादी हो गई, फिर बच्चा होता है, अब पूरी तरह सेटल है, और अमेरिका में जाके जॉब मिल गया तो पूरा सेटल है। और सच ही ये भी है कि इस प्रकार से मातृभूमि का ऋण, जो इस तरह का प्रोजेक्ट हो और इसके अंदर जो पोटेंशियल है, एंड आई एम श्योर इट इज ब्लेस्ड बाय द मदर। केवल बस एक चीज का स्मरण रखना चाहिए, बहुत सी चीजें संसार में बहुत सुंदर ढंग से शुरू होती हैं, लेकिन उसको दिए में बत्ती जलाने के लिए हवी डालनी पड़ती है। द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, दैट आई कैन ओनली प्रे। ये तो कोई बोल के तो नहीं किया जा सकता है कि प्रे कि ऐसे लोग आते रहें जो इस सुंदर लैंप के अंदर हवी बन के अपने जीवन को, अपनी कर्मों को आहुति के रूप में डालते रहें। उसका बहुत बड़ा आनंद होता है। ये हमारे भारतवर्ष में ने कई चीज़ें बहुत सुंदर सिखाई हैं। 3 चीज़ों के साथ मैं बंद करूँगा फिलहाल के लिए। एक चीज़ सिखाई है, द पावर ऑफ 1, नॉट 0, पावर ऑफ 1 बहुत बड़ी चीज़ है। इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, वी कैन रिफ्लेक्ट। मैंने इसको यूज़ किया है अपने जीवन में। जब परिस्थितियाँ एकदम विपरीत भी दिख रही हों, देयर इज द 1, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे हमारे परस्पर द्वंद्व विरोधाभास सुलझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, भारतवर्ष की जो विशेषता, जिसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से एक भाव, मुक्ति तो नहीं चाहिए, 1000 बार मरूं, 1000 बार जन्म लूं, लेकिन बस इतना कि मुझे भारत की पुण्य भूमि में ही जन्म लेना। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में त्याग, तपस्या, समर्पण, ये सीखने को मिलता है। बाकी चीज़ें अस्थाई हैं, कुछ दिन की मेहमान हैं, इंस्टेंट के लिए अच्छा है, लेकिन ये लेसन, त्याग, तपस्या, श्रद्धा, समर्पण, द रियल एसेट्स ऑफ लाइफ, कोर वैल्यूज, प्रेम का उच्चतम रूप। When we read stories of love in India, it's unimaginable. प्रेम हो तो ऐसा हो, वो यहीं देखने को मिलता है। तो इन शब्दों के साथ
माँ श्री अरविंद की कृपा का आवाहन करते हुए शत शत नमन माँ श्री अरविंद को कि उन्होंने एक इतना सुंदर हम सबके सामने एक दिव्य अभियान, दिव्य लक्ष्य रखा। शत शत नमन भारत भूमि को, जिसको ऋषियों ने अपने वाणी से, अपने तप से सिंचित किया। शत शत नमन गुजरात और सूरत विशेष रूप से, जहाँ श्री अरविंद आए, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड में आए श्री अरविंद यहाँ पर, जो एक बहुत अद्भुत बात है। और शत शत नमन इस संसार को जिसके अंदर भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, आई एम फिनिश्ड. आई डोंट नो वेदर क्वेश्चन आंसर्स यू वांट और नॉट, सो इट्स ओके. आई थिंक वी कैन, whatever you decide. I am happy taking any amount of questions, but your lunch time should not be. Yeah. I think we have time for just one burning question. This one. You can indicate and someone will come to you with the mic. Any one person would like to speak up? Yes, please. I think. हाँ, हिंदी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, समझ आ जाती है. गुजराती में उत्तर नहीं दे पाऊंगा. सबको नमस्कार. यहाँ कुलगुरु से लेकर ऋषिकुल्य सब मार्ग में बैठे हैं. मैं तो एक सामान्य गुरु हूँ. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं ज़्यादा मेरे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत सुंदर प्रश्न है और कोर प्रश्न है, बहुत सुंदर. कि मैं स्टूडेंट्स के लिए अधिक से अधिक देने के लिए क्या करूं. और इसका वन स्टेप फॉर्मूला है कि स्वयं को प्रगति करते जाना. ये एक बहुत बड़ी एक रॉन्ग थिंकिंग है, जो भी हम कह लें सेटल वाली. आप प्लीज़ बैठ जाइए. और वैसे एक चीज़ और बता दूँ, कोई सामान्य और असामान्य गुरु नहीं होता है. गुरु तो एक होता है जो सबके अंदर बर्न करता है. तो लेकिन ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम लोग जब डिग्री मिलती है हम समझते हैं हमारा कंप्लीट हो गया. और ये बात बड़ी सुंदर है जो आई थिंक बर्ट्रैंड रसेल ने कही है, एजुकेशन बिगिंस व्हेन व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड इज फॉरगॉटन. एंड इट इज़ सो ट्रू. जब मेडिकल में वो तो एक प्रोसेस का हमको ज्ञान मिल गया, लेकिन वो प्रारंभ है. अब मैं और बढ़ूं और जानूं और गहराई में जाऊं. तो एक शिक्षक क्या हर फील्ड में हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये तो केवल मुझे पढ़ाने की एक सर्टिफिकेट दे देता है, जैसे एक डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन लिखने की. लेकिन मैं हीलिंग में, मैं शिक्षा में कितना कुछ अपने ही अंदर की विधाओं का विकास कर सकता हूँ. एक आदर्श अल्टीमेट शिक्षक जो मेरी दृष्टि में है, उसका एक दिया है फॉर्मूला उपनिषद में. तो एक दृश्य बता रहे हैं. अब एग्जैक्ट सेंटेंस शायद वो ना हो, लेकिन फिर भी, गुरुर युवा वृद्ध शिष्य. गुरुर युवा, जो युवा है वो गुरु. मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा उसके पहले. हाँ, वाह, बहुत सुंदर. अरे हाँ, क्या बोले भाई है, शिष्य वट तरुर मूले गुरुर युवा. मैंने एक युवा गुरु को देखा और शिष्य वृद्धा था. अब आगे वाली लाइन अद्भुत है. जो गुरु हैं वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे, और शिष्य के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए. अब ये तो मेरा अनुभव रहा है मां श्री अरविंद के साथ, कि उनके उपस्थिति एक शब्द है जो इतना सुंदर है. गुरु की उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप उनको देखने मात्र से, उनके उपस्थिति मात्र से, वो कुछ बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसके पीछे कौन से स्पंदन जा रहे हैं
शिक्षा का माध्यम, एक माध्यम वाणी है, वाणी के पीछे स्पंदन है। बहुत बार वाणी में हम क्या कह रहे हैं, शब्द वो इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी जगह, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो किस स्पंदन को लेके जा रहे हैं, चेतना की किस अवस्था में गुरु हैं। तो मूल चीज होती है कि हमको अपने आप को, आंतरिक चेतना को जितना ऊपर उठाएंगे, जितना प्रगति करेंगे, उत्थान करेंगे, और उसकी लिमिट नहीं है, तो उतना ही अधिक हम बच्चों को दे पाएंगे। तो टू कीप मूविंग, प्रोग्रेसिंग, वी मे यूज द वर्ड योगा, दैट्स वन वर्ड, पर जितना हम प्रोग्रेस करेंगे उतना हम शेयर कर पाएंगे। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई है, कि कोई भी चीज एक मैट्रिक्स में होती है। वो एक ऐसा नहीं होता कि एक शिक्षक है और स्टूडेंट है, वो ओल्ड कंसेप्शन है। एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में कौन कौन होता है, वो क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स, लेकिन एक वो थोड़ा डीपर है स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर इज इंटरेस्टिंग, उसमें पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट है, हाँ, और वो जो वातावरण है, जो राष्ट्रीय परिवेश है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक चीज को नेग्लेक्ट करके द लार्जर कंटेक्स्ट, तो उस सेंस में आई वॉज सो हैप्पी, अगेन आई कम बैक टू दैट, कि इंटीग्रल लाइफ सेंटर में बहुत अच्छा लगा वो बात तो आपने जो बता दिया, स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, वो 12 कोर वैल्यूज। सो ये टोटल चीज है, पैकेज है, केवल वो एक कोर्स नहीं है और जिसका एंड पॉइंट रिजल्ट नहीं है। इट इज अबाउट नॉट इवन मैन मेकिंग बट डिवाइन मैन मेकिंग। तो कंटेक्स्ट के अंदर वो डेवलप करती है। तो साथ में हम सबका होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स को जितना सुंदर बनाएं और सुधारें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वातावरण में सौंदर्य है तो बच्चे के अंदर सौंदर्य बोध जागेगा, वो कहीं भी ऐसे थूकेगा नहीं। पुष्प हैं, ये भी शिक्षा का अंग है। तो ये टोटलिटी जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, बट टू ऑलवेज कीप ऑन बर्निंग द फायर ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।